नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी की और उसके बाद मौर्य साम्राज्य से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी और उसकी प्रैक्टिस भी की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल, जिसमें हम शुंग वंश के बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश के बारे में आज जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल में शुंग वंश। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और कब की थी दोस्तों? तो 185 बीसी में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और मगध पर एक नए साम्राज्य शुंग वंश की नींव डाली। दोस्तों, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और अगर शुंग वंश के शासनकाल की बात करें तो 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक रहा और शुंग वंश की राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित थी। शुंग वंश की जो राजधानी थी वो विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित थी दोस्तों। और अगर यह भारत का पहला ब्राह्मण वंश था दोस्तों, ये जो शुंग वंश था ये भारत का पहला ब्राह्मण वंश था। उसके बाद आगे हम देखते हैं दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग को भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। दोस्तों, अब ये तथ्य को ज़्यादा मान्यता नहीं दी जा रही है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग को भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक इसलिए माना जा रहा था कि अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करा दिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अगर इसने सभी 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है तो फिर इसने जो भरहुत स्तूप का निर्माण फिर इसने क्यों कराया? तो ये बहुत ज़्यादा अब सही नहीं माना जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है और इसने अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करा दिया। उसके बाद दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और इनके लिए जो अश्वमेध यज्ञ थे ये पतंजलि ने कराए। तो दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ पतंजल ने कराए थे और इसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख या धनदेव अभिलेख से प्राप्त होती है दोस्तों, कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है और या इसे धनदेव अभिलेख भी कहते हैं। और धनदेव इस वंश का छठा शासक था दोस्तों। धनदेव इस वंश का छठा शासक था। और ये जो पतंजल दोस्तों, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, इन्होंने महाभाष्य पुस्तक की रचना भी की है। महाभाष्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पतंजलि हैं। तो दोस्तों, पतंजल ने महाभाष्य पुस्तक की रचना की। और अगर हम योग दर्शन की बात करें, जब हम दर्शन पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजल। योग दर्शन के प्रवर्तक भी पतंजलि हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों, कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में सर्वाधिक संस्कृत भाषा का विकास हुआ। अगर पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की बात करें तो सर्वाधिक संस्कृत भाषा का विकास हुआ और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। दोस्तों, बहुत पूछा जाता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। दोस्तों, इंडो यूनानी शासक जो मिनांडर था, इसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया और पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी इसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम अग्निमित्र शुंग था और यह पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी हुआ। और अग्निमित्र शुंग के विषय में जानकारी हमें कालिदास के उपन्यास मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। दोस्तों, ये जो मालविकाग्निमित्रम उपन्यास है ये कालिदास का है और इसमें दोस्तों अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है मालविकाग्निमित्रम से। और ये लव स्टोरी है दोस्तों मालविका और अग्निमित्र शुंग की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये जो अग्निमित्र शुंग था, इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जबकि दोस्तों इसके पिता को बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया तथा सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई। बहुत ध्यान से देख लेना दोस्तों कि सांची के स्तूप की मरम्मत किसने कराई, क्योंकि 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद अग्निमित्र शुंग ने सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था। दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूत था और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में इसके मंत्री वासुदेव कण्व ने कर दी। दोस्तों, जो ये शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत था,
इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में इसके मंत्री वासुदेव कण्व ने कर दी तथा मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। तो दोस्तों शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने की। और शुंग के बाद में अगर हम कण्व वंश की बात करें तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या कर वासुदेव ने मगध पर कण्व वंश की नींव डाली। तो दोस्तों कण्व वंश का अगर शासन की बात करें हम तो कण्व वंश का शासन 73 BC से 60 BC तक रहा और इसका संस्थापक वासुदेव कण्व था। और अगर कण्व वंश के अंतिम शासक की बात करें हम तो इसका अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। दोस्तों कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। और सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी। सिमुक जो था दोस्तों इसने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की, मगध पर सातवाहन वंश की स्थापना की। दोस्तों जो ये कण्व वंश है इस वंश में केवल 4 राजा हुए और ये कण्व वंश भी एक ब्राह्मण वंश था। और अगर हम इनमें 4 राजाओं की बात करें तो इसमें 4 राजा हुए थे वसुदेव जिसने इसकी स्थापना की, उसके बाद भूमिपुत्र और तीसरा नारायण अथवा विष्णुमित्र और चौथा ये सुशर्मा अंतिम शासक। तो कण्व वंश में ये 4 शासक हुए हैं और यह भी एक ब्राह्मण ग्रंथ था। तो दोस्तों उसके बाद हम अपना आज का आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों ये जो आंध्र सातवाहन वंश था इसका संस्थापक सिमुक था जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या की थी। और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी और मगध पर सातवाहन वंश की स्थापना की। तो दोस्तों मगध पर सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की और इसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी थी। और सातवाहनों की राजकीय भाषा, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। तो राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि इनकी ब्राह्मी थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सातवाहन शासकों ने शीशे, चांदी, तांबे के सर्वाधिक सिक्के प्रचलित किए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि शीशे, चांदी, तांबे और सोने के नहीं दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के तो मीनांडर ने जारी किए थे। सातवाहन शासकों ने शीशे, चांदी, तांबे के सर्वाधिक सिक्के प्रचलित किए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया। तो दोस्तों ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ भी सातवाहन शासकों ने किया। उसके बाद आगे देखते हैं कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे। दोस्तों अगर हम सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो इसमें इनका सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। और इसके प्रमुख शासक सिमुक, सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलवामी और यज्ञ सातकर्णी रहे। और दोस्तों सातवाहनों से हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उसका दोस्तों रीजन ये है कि सातवाहनों में अपने नाम के पहले माताओं का नाम लगाया जाता था, इसलिए इनके मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सातवाहन राजकुल जो था वो पितृ सत्तात्मक था क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। तो दोस्तों राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता था, इसलिए पितृ सत्तात्मक वंश था। और अगर सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियों की हम बात करें तो दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्र। आप जानते हैं कि कार्ले का चैत्र बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कार्ले का चैत्र महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। और अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी सातवाहन शासकों ने कराया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्ले का चैत्र किसने बनवाया, सातवाहन शासकों ने बनवाया। और अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण भी किसने कराया, तो सातवाहन शासकों ने कराया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।